तो चलिए जी, सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम टाइप्स को तफसील से पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास एंटीबॉडी के जो अगर हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर डायग्रामेटिकली बताना चाहता हूँ। ये आप देख लें, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एंटीबॉडी जो है सबसे पहले ये वाई शेप का है। अगर आप देख लें, ये देखो बिल्कुल वाई शेप का है। दूसरी बात ये कि एंटीबॉडी में आपके पास चेन्स होते हैं, 2 चेन्स होते हैं। एक ये वाला चेन है, आप देख सकते हैं इतना सा लंबा चौड़ा ये वाला चेन, जिसको हम कहते हैं हैवी चेन। हैवी चेन का मतलब ये हुआ कि ये काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, ये हैवी चेन कहलाता है। और इसका एक दूसरा चेन होता है जो कि बहुत छोटा होता है, जिसको हम लाइट चेन कहते हैं। मतलब ये वाला जिसको मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये वाला, ये लाइट चेन है। ठीक है, दूसरी बात ये कि हैवी चेन और लाइट चेन दोनों मिलकर एक आर्म बनाता है एंटीबॉडी का। आप देख सकते हैं फर्स्ट आर्म ऑफ द एंटीबॉडी होगा और इसी तरह सेकेंड आर्म ऑफ द एंटीबॉडी होगा। और अगर आप देख लें एंटीबॉडी के ये हैवी चेन और लाइट चेन ये एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है, इसी तरह ये सेकेंड आर्म भी अगर आप देख लें एंटीबॉडी के ये लाइट चेन और हैवी चेन ये भी पैरेलल है। दूसरी बात ये, इसके अलावा ये जो एरिया है ये वाला यहां पर आकर एंटीजन बाइंड होते हैं, ये वाला एरिया। ठीक है, तो हम इन एरिया को क्या कह सकते हैं? इन एरियाज को हम कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। व्हाई? बिकॉज हियर द एंटीजन कैन बी इजली बाइंड और द एंटीबॉडी कैन इजली बी बाइंड टू द एंटीजन एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है, तो ये एंटीजन बाइंडिंग साइट आपके पास हैवी और लाइट चेन के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास ये जो एरिया है ये वाला, ये यहां से लेकर यहां तक ये वाला, तो इसका ये नीचे वाला एरिया जो है ये आपके पास कांस्टेंट रीजन होता है, जिसको हम FC फ्रेगमेंट कहते हैं, कांस्टेंट रीजन। ठीक है, और ये जो 2 रीजन हो गए ये वाले, ये मतलब ये और प्लस ये वाला रीजन, ये आपके पास वेरिएबल रीजन है, जिसको हम फैब फ्रेगमेंट कहते हैं। इनका एब्रिविएशन मैं आगे आपको तफसील से बताऊंगा। ये आपके पास फैब रीजन होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसके ये जो एंड होगा ये वाला, इसको हम हैंगिंग रीजन कहते हैं। मतलब यहां से एंटीबॉडी आसानी से हैंग होता है। ठीक है, अच्छा जी, ये पोर्शन जैसे कि मैंने अभी आपके पास कांस्टेंट रीजन है, लेकिन इसका ये वाला जो एरिया होता है ये वेरिएबल है, सिर्फ ये वाला एरिया। ठीक है, बाकी यहां से लेकर यहां तक ये आपके पास कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपके पास जो है इस एंटीबॉडी में आपके पास खास किस्म के सल्फर बॉन्ड होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखो ये सल्फर। तो ये सल्फर बॉन्डिंग क्या कहते हैं? ये सल्फर बॉन्डिंग एक एंटीबॉडी को मतलब एंटीबॉडी को एक दूसरे के साथ पकड़े रहते हैं। अब ये एक एंटीबॉडी है हमारे पास, लेकिन एंटीबॉडी के जो चेन होते हैं ये एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट होते हैं तो सल्फर बॉन्ड के जरिए कनेक्ट होते हैं। ये देखो, ये आपके पास सल्फर बॉन्ड है। इसी तरह लाइट चेन और हैवी चेन भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, किसके जरिए? सल्फर बॉन्ड के जरिए। एंटीबॉडी का पहला आर्म ये वाला और एंटीबॉडी का दूसरा आर्म भी एक दूसरे के साथ एंटीबॉडी के जरिए सल्फर बॉन्ड के जरिए बाइंड है। ठीक है, इस डायग्राम की तरफ अगर आप आ जाए तो इस डायग्राम में आपका, चूंकि ये प्रोटीन इन नेचर है, तो ये आपके पास इसका एक एंड आपके पास अमाइनो ग्रुप हुआ, दूसरा एंड इसके पास आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। क्योंकि आप लोगों को पता है कि प्रोटीन इन नेचर मतलब चूंकि एंटीबॉडी प्रोटीन इन नेचर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक एंड आपके पास अमाइनो ग्रुप होगा, दूसरा एंड आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें थोड़ा सा सल्फर बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो इसमें 2 सल्फर बॉन्डिंग होते हैं। एक को हम कहते हैं इंटरचेन सल्फर बॉन्ड, दूसरों को हम कहते हैं इंट्राचेन सल्फर बॉन्ड। तो जब आपके पास ये एंटीबॉडी फोल्ड हो जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वाले डायग्राम में, तो ये फोल्डिंग की जो कैपेबिलिटी होती है ये ज़्यादातर सल्फर बॉन्डिंग की वजह से होती है। तो जब सल्फर बॉन्ड एक मतलब एंटीबॉडी के चेन्स में अगर पाए जाते हैं, जैसे कि इसका लाइट चेन है, ये आप देख सकते हैं, तो लाइट चेन में अगर एंटीबॉडी में आपके पास सल्फर बॉन्ड हो तो उसको फिर हम कहेंगे इंटरचेन। ठीक है, अगर ये मतलब यहां पर पाए जाए तो इसको हम कहते हैं इंट्राचेन।
ये आपके पास देखो, अगर ये फिर मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक ही ये चेन है, अब अगर इस चेन को अगर हम इस तरह फोल्ड करें तो इन चेन के दरमियान जो सल्फर बॉन्ड होते हैं उसको हम कहते हैं इंट्रा चेन, ठीक है। अब अगर एक एंटीबॉडी लाइट है, लाइट चेन है, एंटीबॉडी का एक हैवी चेन है, इन हैवी और लाइट चेन के दरमियान जो बॉन्ड पाएगा उसको हम कहते हैं इंटर चेन, ठीक है। तो ये आपके पास इंटर और इंट्रा चेन के हवाले से थोड़ी सी बातें हुई। दूसरी बात ये एंटीबॉडी का ये जो कांस्टेंट रीजन है ये भी अगर आप देख ले तो तकरीबन ये वाले एरिया भी एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होते हैं, और ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, ये असल में बी सेल के सरफेस के साथ बाइंड होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें इतनी तफसीली बात नहीं है, तो ये समहाउ एंटीबॉडी का एक इम्पॉर्टेंट सा स्ट्रक्चर था, ठीक है। अच्छा जी, अब हम एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा थ्योरेटिकली तफसील से पढ़ते हैं। अच्छा, एंटीबॉडी का अगर हम मॉलिक्यूलर वेट देख ले तो तकरीबन आपके पास 1,50,000 टू 9 लाख डेल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट है, formed by 2 pairs of chain, 1 pair of heavy or long chain consists of about 40 or 440 amino acids having 50,000 to 70,000 Dalton molecular weight, and 1 pair of light or short chain consists of about 200 to 220 amino acid having 25,000 Dalton molecular weight। इनका मतलब ये हुआ कि अगर हम एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को देख ले, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा, तो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के हवाले से ये लोग ये कहते हैं कि इसमें आपके पास 2 चेन पाए जाते हैं, एक ये हैवी चेन जो कि लॉन्ग है और एक ये लाइट चेन जो कि बहुत शॉर्ट है। फिर इन हैवी और लाइट चेन के दरमियान इन्होंने अमीनो एसिड के बारे में बताया है कि अगर आप हैवी चेन के अमीनो एसिड देख ले तो हैवी चेन में 400 या 440 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, और इस हैवी चेन का जो मॉलिक्यूलर वेट अगर आप देख ले तो तकरीबन 50 to 70,000 डेल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट है। और इसके अलावा लाइट चेन के हवाले से इन्होंने ये बताया कि लाइट चेन चूँकि छोटा होता है तो इसमें अगर अमीनो एसिड की तादाद अगर आप देख ले तो वो 200 से मतलब 200 या 220 मतलब इसमें आपके पास अमीनो एसिड पाए जाते हैं, और मॉलिक्यूलर वेट इसका आपके पास 25,000 डेल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि एक्चुअली ईच एंटीबॉडी हैज़ 2 holes which are identically and are held together by disulfide bonds। दूसरा इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आप एंटीबॉडी को देख ले तो इसके 2 हाल्वेज हुआ, एक ये हो गया, ठीक है, फर्स्ट हाल्फ, और एक ये हाल्फ हो गया सेकेंड हाल्फ, और ये दोनों हाल्फ एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ सल्फर बॉन्ड, जिसको हम सल्फर बॉन्ड ब्रिज कहते हैं। इन्होंने लिखा है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जिसको हम कहते हैं, मतलब 2 सल्फर बॉन्ड मिलकर इन 2 हाल्फ को पकड़ते हैं। नेक्स्ट, ईच हाफ ऑफ द एंटीबॉडी कंसिस्ट ऑफ 1 हैवी चेन एंड 1 लाइट चेन, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप इस एंटीबॉडी को देख ले तो इसमें एक आपके पास हैवी चेन होते हैं एक हाफ में, और इसी तरह एक हाफ में आपके पास लाइट चेन भी होता है, इसी तरह दूसरे हाफ में भी हैवी और लाइट चेन पाए जाते हैं। द 2 चेन इन ईच हाफ आर ज्वाइंड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, दोनों हाफ जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ कनेक्ट होते हैं, विच एलो द मूवमेंट ऑफ द अमीनो एसिड चेन। और इनके ज़रिए जब ये बॉन्ड के साथ कनेक्ट होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ, ये दोनों हाफ या ये दोनों चेन वट एवर यू कैन से, तो ये सल्फर बॉन्डिंग की वजह से इसमें मूवमेंट बड़ी आसानी से होती है, अमीनो एसिड की मूवमेंट। और इसी तरह मूवमेंट की वजह से ये जो 2 एरियाज़ हुए, मैं आप लोगों को एक बार फिर बताता चलूँ, ये जो 2 एरिया हो गए, इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, इन 2 एरिया की मूवमेंट की वजह से एंटीबॉडी के साथ बड़े आसानी से ये बाइंड हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि इन ईच एंटीबॉडी द लाइट चेन इज पैरेलल टू वन एंड ऑफ द हैवी चेन, ठीक है। कहने का मतलब इनका ये हुआ कि अगर आप देख ले ये लाइट चेन है तो लाइट चेन और हैवी चेन एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि
The light chain and the part of the heavy chain parallel to it form one arm, while the remaining part heavy chains forms another arm. कहता यह है कि लाइट चेन एंड द पार्ट ऑफ द हैवी चेन जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, मतलब ये डायग्राम अगर आप देख ले, ये लाइट चेन है और ये हैवी चेन है जो कि एक दूसरे के पैरेलल है, ये फर्स्ट आर्म ऑफ द एंटीबॉडी बनाते हैं। इसी तरह ये दूसरा अगर लाइट चेन और हैवी चेन आप देख ले तो ये सेकंड आर्म ऑफ द एंटीबॉडी बनाते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट ये कहते हैं कि both heavy and light chains contain several homologous units of about 100 to 110 amino acid। इनका मतलब ये हुआ कि अगर आप हैवी और लाइट चेन को देख ले तो इसमें एक जैसे अमीनो एसिड पाए जाते हैं, और इन अमीनो एसिड की तादाद अगर आप देख ले तो 100 से 110 तक इनमें अमीनो एसिड पाए जाते हैं। हैवी चेन और लाइट चेन की बात कर रहे हैं। ठीक है। एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूं कि कंफ्यूज इन चीज़ों में ना होना, हैवी चेन तकरीबन इतना सा है, ठीक है, और लाइट चेन भी तकरीबन इतना सा है। इसके अलावा विद इन ईच यूनिट कॉल्ड डोमेन्स डाइसल्फाइड बॉन्ड्स फॉर्म्स अ लूप अप्रॉक्सीमेटली 60 अमीनो एसिड। मतलब ये हुआ कि अगर आप देख लें, जैसे कि मैंने डायग्राम में आप लोगों को बताया था, अगर ये आप लूप, जैसे कि यहाँ पे लूप्स बने हुए हैं, यहाँ पे जब कभी लूप्स बन जाते तो ये जो फर्स्ट एरिया जहाँ पे लूप बन गया तो इसमें अगर अमीनो एसिड की तादाद आप देख लें तो 60 अमीनो एसिड होंगे। इसी तरह ये दूसरे लूप में भी 60 अमीनो एसिड होंगे। यहाँ पर फिर मजीद और अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो लूप्स के वजह से ये जो लूप बनते हैं तो उसकी वजह से अमीनो एसिड की तादाद में भी चेंजेस आ जाते हैं। तो एक लूप में अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 60 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। हैंग जॉइंट्स द बोथ आर्म, इसके एक हैंग रीजन होते हैं जो कि दोनों आर्म को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा द 4 चेन्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए फ्लेक्सिबल वाई। अगर ये चारों चेन्स आप देख ले, मतलब हैवी चेन, लाइट चेन, चूंकि 4 है कांस्टेंट रीजन ये तमाम तर, तो ये एक वाई शेप बना लेते हैं, जैसे कि आप लोगों ने डायग्राम में देख लिया। ठीक है। विद अ हैंग रीजन के साथ, दिस हैंग एलोज द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स टू बी मोर फ्लेक्सिबल। और इस हैंग मॉलिक्यूल्स की वजह से, मतलब ये जो हैंग रीजन होता है इसमें, ये वाला हैंग रीजन, इस रीजन की वजह से आपके पास एंटीबॉडी आर मोर फ्लेक्सिबल। ठीक है। तो एंटीबॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, एडजस्टिंग टू द डिफरेंट स्टेटल अरेंजमेंट ऑफ द एपिटोप और एंटीजेनिक डिटरमिनेंट ऑफ द एंटीजन। इसका ये जो हैंगिंग रीजन होता है इसकी वजह से एंटीबॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी की मतलब उसमें लचक बहुत ज़्यादा होता है। जब एंटीबॉडी में, आप खुद सोच लो, जब एंटीबॉडी में लचक होता है तो ज़ाहिरी बात है फिर वो एंटीजन के एपिटोप अगर इस तरह हो, मिसाल ये आपके पास एक माइक्रोब्स है, अगर उसके एपिटोप इस तरह हो तो लचक की वजह से, एंटीबॉडी की लचक की वजह से वो इसके साथ आसानी के साथ बाइंड हो जाते हैं। अगर इसका एपिटोप इस तरह हो तो एंटीबॉडी खुद को इस शेप में भी करके बाइंड इसके साथ हो सकते हैं। लेकिन ये बाइंडिंग और ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये तमाम तर जो एबिलिटी इसकी है, ये यूनिक प्रॉपर्टी है, ये असल में इस ही हैंग रीजन की वजह से होती है। जिस मतलब ये हुआ कि ये डिटरमिनेंट पॉइंट ऑफ द एंटीजन को आसानी से मतलब तलाश कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं द लाइट चेन मे बी आइदर 2 डिस्टिंक्ट फॉर्म्ड कॉल्ड कापा एंड लेम्डा व्हिच कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग ऑफ द कांस्टेंट पोर्शन ऑफ द चेन। इनका मतलब ये हुआ कि अगर आप लाइट चेन को देख लें तो लाइट चेन में आपके पास 2 मतलब शक्लें बन जाती हैं, जिसको हम एक कापा और एक लेम्डा कहते हैं। ठीक है। एंटीबॉडी के जो कि हमने पढ़े थे, अगर डायग्राम आप देख लें तो इसका एक ये वाला पोर्शन और इसका एक ये वाला पोर्शन। तो ये जो एरिया है, इन्होंने इसको नाम दिया कापा और इन्होंने इसको नाम दिया लेम्डा। तो लेम्डा और कापा जैसा बन जाता है जब ये लूप्स बन जाते हैं। ठीक है। और इनमें अमीनो एसिड की तादाद भी जो है तकरीबन कांस्टेंट, द अमीनो सीक्वेंस ऑफ द कांस्टेंट पोर्शन ऑफ द चेन। कहने का मतलब है कि ये जो फिर इसका अगर आप अमीनो एसिड देख ले तो वो भी काफ़ी कांस्टेंट वगैरह होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि द बी सेल विल कंटेन आइदर कापा और लेम्डा चेन बट नॉट नेवर बोथ। अगर बी सेल आप देख ले तो बी सेल के ऊपर जो एंटीबॉडी होता है उसमें तो या कापा होगा
या फिर लेमडा चेन होगा, लेकिन दो नहीं हो सकते। नेक्स्ट, when within the light chain variable domain are hypervariable region or complementary determining regions that differ in amino acid sequencing more frequently than the rest of the variable domains। इनका मतलब ये हुआ कि अगर आप लाइट चेन को देख ले तो लाइट चेन में आपके पास जो वेरिएबल रीजन होगा, मतलब लाइट चेन का जो वेरिएबल डोमेन रीजन है जहाँ से ये फ्लेक्सिबिलिटी और ये मूवमेंट वगैरह करते हैं, तो वो आपके पास वो उस रीजन का हम क्या कहेंगे, हाइपर वेरिएबल रीजन या कॉम्प्लीमेंट्री डिटर्मिनिंग साइड भी रीजन भी हम उसके कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें अमाइनो एसिड डिफरेंट होते हैं सीक्वेंसिंग में वगैरह में मोर फ्रीक्वेंटली देन द रेस्ट ऑफ द वायरल वेरिएबल डोमेन, जो दूसरे वेरिएबल डोमेन होते हैं। ठीक है, उनका कहने का मतलब जो दो आर्म है, अगर आप एंटीबॉडी को देख ले, ये अगर ये आप एंटीबॉडी को देख ले तो इनका कहने का इस पॉइंट का कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो एंटीबॉडी है इसका ये वाला जो वेरिएबल रीजन है ये वाला, तो इसमें अमीनो एसिड की तादाद डिफरेंट होंगे एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि द अमीनो एसिड टर्मिनल डोमेन ऑफ द हैवी चेन का जो अमीनो एसिड मतलब वो जो एंड वाला एरिया, मतलब ये हैवी चेन है तो इसके इस एंड वाले एरिया के बारे में बात करें, हैज़ अ पैटर्न वेरिएबिलिटी सिमिलर टू दैट ऑफ द वेरिएबल रीजन ऑफ द कापा चेन and the variable region of the lambda chain domain and it's termed as VH domain while the other domain is the constant। अगर आप देख ले डायग्राम में, मैं आप लोगों को एक बार फिर डायग्राम दिखाना चाहूँगा। ये डायग्राम है, तो इस डायग्राम में अगर आप गौर से देख ले तो इनका कहने का मतलब है कि ये कांस्टेंट रीजन का ये वाला एरिया और वेरिएबल का ये वाला एरिया बिल्कुल एक जैसे है। ठीक है ना, जिसको हम VH रीजन कहते हैं। ठीक है, और कांस्टेंट ये वेरिएबल चूंकि कांस्टेंट में अगर ये देख ले तो ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, वो भी एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं द कांस्टेंट डोमेन ऑफ द हैवी चेन फॉर्म कांस्टेंट रीजन इन विच द अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग डिटरमाइंस द क्लासेस ऑफ द हैवी चेन्स। और कांस्टेंट रीजन जिसको ये जो एंड वाला रीजन होता है अमीनो एसिड का, ये वाला रीजन, ये वाला, ये कांस्टेंट रीजन कहलाता है, जो कि अमीनो एसिड की सीक्वेंसेस भी यहाँ पर डिफरेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट स्ट्रक्चर में ये कहते हैं कि इन ह्यूमन देयर आर 5 क्लासेस ऑफ द हैवी चेन्स। अगर ह्यूमन में आप देख ले तो ह्यूमन बॉडी में आपके पास 5 क्लासेस ऑफ द हैवी चेन होते हैं। एक हैवी चेन को हम गामा कहते हैं, दूसरे को अल्फा, तीसरे को म्यू, चौथे को डेल्टा और पांचों को एप्सिलॉन कहते हैं। इन हैवी चेन्स की जो डिफरेंट फॉर्म होती है ह्यूमन में, इन्हीं बुनियाद पर हमारे पास एंटीबॉडी के 5 टाइप्स है। ठीक है ना, तो एंटीबॉडी के जो 5 टाइप्स हमारे पास होते हैं तो असल में ये इन्हीं वजह से होते हैं, इन हैवी चेन्स के डिफरेंट फॉर्म होने की वजह से। नेक्स्ट बात है द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज हैवी चेन्स डिटरमाइंस रिस्पेक्टिवली द 5 एमिनोग्लोबुलिन क्लासेस। और इन 5 हैवी चेन के प्रॉपर्टीज की वजह से हमारे पास 5 क्लासेस ऑफ द एंटीबॉडी है, जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया कि IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि देयर आर वेरिएंट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन डेट कैन बी क्लासिफाइड। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं जिसको हम क्लासीफाई करते हैं, और उसमें हमारे पास एक इम्यूनोग्लोबुलिन को हम कहते हैं आइसोटाइप्स। अब आइसोटाइप्स कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है? आर द वेरिएशन इन द हैवी चेन। जब हैवी चेन में कोई वेरिएशन होता है, कॉन्स्टेंट रीजन एसोसिएटेड विद द डिफरेंट क्लासेस दैट आर नॉर्मली प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल, therefore there are 5 isotopes corresponding to form 5 antibody classes। एक हमारे पास आइसोटोप्स होता है, आइसोटाइप्स होता है। आइसोटाइप्स वो होते हैं जब हैवी चेन में, मतलब ये हैवी चेन आपके पास होती है, जब इसमें कोई वेरिएशन आ जाती है, चेंजेस आ जाती है, डिफरेंसेस आ जाती है, तो इस डिफरेंसेस की वजह से हमारे पास 5 एंटीबॉडी के क्लासेस बन जाते हैं। ठीक है, मतलब 5 आइसोटाइप्स हमारे पास। आइसो का मतलब है सेम, टाइप्स का मतलब है टाइप्स वगैरह। तो सेम टाइप्स ऑफ द एंटीबॉडी अगर हम देख ले तो ये 5 एंटीबॉडी हमारे पास 5 क्लासेस बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एलोटाइप्स। अब एलोटाइप्स क्या कहलाता है?
एलोटाइप्स आर जेनेटिकली कंट्रोल्ड एलेलिक फॉर्म ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन। एलोटाइप्स आपके पास इम्यूनोग्लोबुलिन का ये जो एलेलिक फॉर्म होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, मॉलिक्यूल्स वगैरह डेट आर प्रेजेंट इन ऑल इंडिविजुअल बट अराइजेस बाय जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इनका कहने का मतलब एलोटाइप्स, एलो मतलब एलेलिक फॉर्म की तरफ इशारा है, और एलोटाइप्स एंटीबॉडी का उसको हम कहते हैं जिसमें आपके पास एंटीबॉडी के ये जो एलेलिक फॉर्म होता है वो तमाम तर इंडिविजुअल में प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से फिर हर एक एंटीबॉडी में प्रेजेंट हो जाता है। तो जब कभी एंटीबॉडी के जेनेटिक लेवल में चेंजेस आ जाती है तो उस वक्त आपके पास एलोटाइप्स आकर बैंड हो जाते हैं, मतलब तब एलेलिक फॉर्म आपके पास हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है आइडियोटाइप्स आर इंडिविजुअली स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन। ये एक खास किस्म का इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल है दैट आर डिफरेंट इन हाइपर वेरिएबल रीजन, जिसका हाइपर वेरिएबल रीजन मुख्तलिफ होता है और ड्यू टू म्यूटेशन दैट अकर ड्यूरिंग बी सेल डेवलपमेंट। बी सेल डेवलपमेंट में जब कभी म्यूटेशन हो जाती है तो उस म्यूटेशन की वजह से इसका जो वेरिएबल पोर्शन होता है वो चेंज हो जाते हैं, यानी स्पेसिफिकली वो आपके पास फिर एक ख़ास एंटीजन के जो एपिटॉप होता है उसके खिलाफ ये बन जाते हैं। तो उस किस्म के एंटीबॉडी की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइडियोटाइप्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि these variation of the immunoglobulin structure reflects the diversity of the antibody generated by the immunoresponses। और इसी तरह जब आपके पास एंटीबॉडी में वेरिएशन मतलब चेंजेस होती है तो ये एंटीबॉडी मतलब जनरेट बाय द इम्यूनो रिस्पॉन्सेस, और इन ही डाइवर्सिटी और चेंजेस की वजह से आपके बॉडी में इम्यूनो रिस्पॉन्सेस होते रहते हैं। अगर ये ना हो, ये डाइवर्सिटी चेंजेस वगैरह, एलोटाइप्स, आइडियोटाइप्स, एसोटाइप्स वगैरह, तो ये चेंजेस वगैरह, ये इम्यूनो रिस्पॉन्सेस आपके पास इतनी तेज़ी से जनरेट नहीं होंगे, तो इनका होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, ईच हैवी एंड लाइट चेन ऑफ द एंटीबॉडी इंक्लूड टू रीजन। अब हैवी और लाइट चेन के आपके पास दो रीजन है, जैसे कि हमने एक्सप्लेन कर लिया, एक कांस्टेंट रीजन और एक वेरिएबल रीजन। अब कांस्टेंट और वेरिएबल रीजन को भी हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये आपके पास आइसोटाइप्स और एलोटाइप्स और आइडियोटाइप्स है, ठीक है ना। ये आपके पास आइसोटाइप्स है, आप देख ले। आइसोटाइप्स जैसे कि हमने पढ़े जिनके एक जैसे मतलब जीन्स होते हैं, ये देखो ये भी एक जैसा है, ये भी एक जैसा एरिया है एंटीबॉडी का, और ये भी एक जैसा एरिया है। अब अगर हम आइडियोटाइप्स को देख ले तो ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, तो ये वाला रीजन और ये वाला रीजन डिफरेंट है, इसी तरह ये वाला रीजन और ये वाला रीजन सिमिलर है। एलोटाइप्स का अगर हम देखें तो एलोटाइप्स में आपके पास जीन्स में चेंजेस हो जाती है और म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पास एंटीबॉडी का मुख्तलिफ शेप बन जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास आइसोटाइप एलोटाइप्स होगा। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं एंटीबॉडी का कांस्टेंट और वेरिएबल रीजन के हवाले से। कांस्टेंट रीजन इन विच द अमीनो एसिड आर सिमिलर इन नंबर प्रेजेंट इन ऑल एंटीबॉडीज ऑफ ईच टाइप्स कॉल्ड एज कांस्टेंट रीजन, और FC या इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल रीजन। कांस्टेंट रीजन आपके पास एंटीबॉडी का वो रीजन होता है जिसमें अमीनो एसिड की तादाद एक जैसे होते हैं, मतलब 440 तो 440 होंगे, ये चेंज नहीं हो सकते, कांस्टेंट ही रहेंगे। और इसी अमीनो एसिड की तादाद की चेंजेस ना होने की वजह से उन्होंने इसको कांस्टेंट रीजन नाम दिया है, इस एंटीबॉडी के एरिया को, ठीक है। और इसको हम FC पोर्शन भी कहते हैं क्योंकि FC से मुराद फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट, thus the identification and the function of different types of immunoglobulin depends upon the constant region। तो अगर हम कांस्टेंट रीजन को देख ले तो कांस्टेंट रीजन की जो आइडेंटिफिकेशन और उसका जो फंक्शन है, उन फंक्शन और आइडेंटिफिकेशन की वजह से हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन के मुख्तलिफ रीजन होते हैं। तो एंटीबॉडी के मुख्तलिफ रीजन होने की मतलब एंटीबॉडी के मुख्तलिफ टाइप्स होने की वजह से भी ये मतलब किसकी वजह से होते हैं, ये भी आपके पास कांस्टेंट रीजन की वजह से होते हैं, इस पर ये डिपेंड करते हैं। This region binds to the antibody receptor situated on the surface of the मतलब cell membrane. It also cause complement fixation and called the complement binding region। इनका मतलब ये हुआ कि ये जो रीजन होते हैं, ये एंटीबॉडी का ये जो कांस्टेंट रीजन होते हैं, ये वाला रीजन, ये आपके पास
जो 20 सेल सरफेस मॉलिक्यूल होते हैं, रिसेप्टर मॉलिक्यूल होते हैं, उन रीजन पर ये आपके पास ज़्यादातर होते हैं। और ये जो रीजन होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में एक अहम रोल अदा करता है, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग रीजन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। फिर हमारे पास नेक्स्ट है इसका वेरिएबल रीजन, जो कि हमने एक्सप्लेन किया था। वेरिएबल रीजन मतलब ये वाला वेरिएबल रीजन है, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला। अच्छा जी, वेरिएबल रीजन के वाले से कहते हैं कि दिस इज सिमिलर एज कंपेयर टू, अच्छा जी, दैट इज सिमिलर एज कंपेयर टू कांस्टेंट रीजन इन विच अमीनो एसिड आर डिफरेंट इन नंबर एंड प्लेसमेंट इन ईच एंटीबॉडी कॉल्ड वेरिएबल रीजन। और एंटीजन बाइंडिंग रीजन, जिसको हम फैब कहते हैं, फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन। इनका मतलब ये हुआ कि ये स्मॉलर होता है कांस्टेंट रीजन से, ठीक है ना। कांस्टेंट रीजन काफ़ी लॉन्ग होता है, लेकिन वेरिएबल रीजन काफ़ी स्मॉलर होता है। और इसमें अमीनो एसिड की तादाद भी डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू कांस्टेंट रीजन। और अमीनो एसिड की जो तादाद जो होते हैं ये डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं, डिफरेंट तरीकों में, डिफरेंट जगहों पर अमीनो एसिड वेरिएबल रीजन में आपको दिखाई देंगे। और इसी वजह से इसको हम कहते हैं फैब रीजन या एंटीजन बाइंडिंग रीजन, या इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन भी हम इसको कहते हैं। और ये क्या करता है, दिस रीजन इनेबल्स द एंटीबॉडी टू रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक एंटीजन एंड टू बाइंड इटसेल्फ विद द एंटीजन। इसका मतलब ये है कि दिस रीजन इनेबल्स द एंटीबॉडी, ये रीजन जो है एंटीबॉडी को इनेबल करते हैं टू रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक एंटीजन। ये जो रीजन होता है ये असल में एंटीबॉडी को इस काबिल बनाता है कि ये एंटीजन को पकड़ ले, और जब ये एंटीजन को पकड़ता है तो ये एंटीजन के साथ आसानी से फिर बाइंड हो जाता है। तो ये रीजन असल में एंटीजन के बाइंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है, वेरिएबल रीजन। The amino acid in the variable region folded together the light chain and the heavy chain that form antigen binding sites। अगर आपने एंटीबॉडी का देखा होगा तो एंटीबॉडी का ये जो वेरिएबल रीजन होता है ये बिल्कुल लूप्स बना लेते हैं, ठीक है। हैवी चेन में भी और लाइट चेन में भी लूप्स सा बन जाते हैं, जिसकी वजह से एंटीबॉडी आसानी से क्या होता है, कैप्चर हो जाते हैं। मतलब एंटीबॉडी आसानी से फिर एंटीजन को आसानी से कैप्चर कर लेते हैं।